तो लेसन 4 जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब हुआ जिसमें कई देश मेंबर हों और इन संगठनों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे देश इन संगठनों के मेंबर होते हैं। तो ये देश संगठन बनाते क्यों हैं, पहले इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कोई भी एक देश ये नहीं कह सकता कि मुझे दूसरे देश की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में सर्वे सर्वा हूँ, उसका काम नहीं चलेगा। किसी देश में पेट्रोल है तो किसी देश में सोना है, किसी देश में टेक्निक है तो किसी देश में खेती है। कोई भी देश पूरे वर्ल्ड में पूरी तरीके से अपने आप में वो अकेला अलग थलग नहीं रह सकता। उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेना पड़ेगा। इस पूरी पृथ्वी पर उसको सहभागिता दर्शानी पड़ेगी। कोई भी देश अकेला नहीं रह सकता, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। कई उद्देश्य होते हैं इनके, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, व्यापारिक, ऐसे कई उद्देश्य होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है। ये पाठ खत्म होते मैं तुमसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो प्रश्न पूछूंगा तो अलर्ट रह के सुनो, तभी आंसर दे पाओगे। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का होना अनिवार्य है। प्रसिद्ध कूटनीतिक डैग हैमरशोल्ड, यूएनए को दूसरे महासचिव थे, ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। सिंपल शब्दों में बोले, एक संगठन इसको बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या है ये मैं बताता हूँ। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 हुआ। हजारों लाखों करोड़ों जनता मरी, देशों की बर्बादी हुई, गरीबी, भूखमरी, बीमारी फैली। फिर 1939 से 1944 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। उसमें भी उससे ज़्यादा, प्रथम विश्व युद्ध से ज़्यादा हानि हुई, बर्बादी हुई। सब देशों को समझ में आ गया लड़ने में कोई फायदा नहीं, तो आगे देश आपस में नहीं लड़े, इसलिए सारे देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, जिसको क्या बोलते हैं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका कई उद्देश्य है, लेकिन मुख्य उद्देश्य इसका यही है, अब दोबारा से थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होना चाहिए। वो जनता जान मान की हानि होती है। फिर अभी क्या कर रहा है ईरान और अमेरिका की युद्ध चल रहे हैं अभी। इस यूएनओ का मुख्य उद्देश्य दोबारा थर्ड वर्ल्ड वार नहीं। तो संगठनों की मुख्य भूमिका, ये जो संगठन होते हैं इनके क्या रोल है, क्यों बनते हैं ये। युद्धों को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान निकालना। देखो, दो देश है ना, आपस में उनकी सीमाएं जुड़ी रहती है। भारत पाकिस्तान की सीमा जुड़ी है, भारत बांग्लादेश की, भारत भूटान की, भारत नेपाल की सीमाएं जुड़ी है। इस कारण से जिनके जैसे दो खेत हैं, दो किसान हैं, तो उनकी लड़ाई होती रहती है खेतों के ऊपर, सीमा के ऊपर। वैसे ही दो देशों की सीमा विवाद में भी उनकी लड़ाई होती रहती है। तो ये सीमा विवाद आगे जाके ज़्यादा भयंकर नहीं हो, दो देश आपस में नहीं लड़े, इसलिए यूएनओ का मुख्य उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्य उद्देश्य है देशों को लड़ने से रोकना। दूसरा है सहयोग को बढ़ाना। महामारी जैसे कोविड-19, ग्लोबल वार्मिंग और गरीबी जैसी समस्याओं को कोई भी देश अकेले सामना नहीं कर सकता। यह तो युद्ध रोकना। दूसरा है कि प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़, भूकंप, पर कोई कोरोना ऐसी कोई समस्या आ जाए, तो एक देश कोई गरीब है, विकासशील है, तो वो देश बर्बाद हो जाता है। जैसे नेपाल, भूटान में मान लो कोरोना फैल जाए, भूकंप, महामारी आ जाए, तो उनके पास संसाधन नहीं है इतने ज़्यादा, वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए विकसित देश अक्सर उनकी सहायता करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक देश किसी भी समय किसी आपदा में आ सकता है, उसकी सहायता के लिए ये संगठन है। नियमों का निर्धारण, विश्व व्यापार और संचार के लिए वैश्विक नियम बनाना। दो देश जब आपस में व्यापार करते हैं ना, उनके फिक्स नियम होते हैं। आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नियम होते हैं। कौन सी चीज़ों का व्यापार होगा, कौन सा नहीं होगा, इनके नियम होते हैं। इन नियमों को बनाया जाता है ताकि ये जो देश हैं आपस में व्यापार कर सकें।
एक देश में मुद्रा चल रही है यूरो, दूसरे में चल रही है डॉलर, तीसरे में चल रही है येन, चौथे में चल रही है रुपया। आपस में व्यापार कर रहे हैं तो कौन सी मुद्रा से व्यापार करें? तो इन सभी मुद्राओं का एक क्राइटेरिया बना दिया है कि इतने डॉलर के बराबर इतना यूरो होता है, इतने यूरो के बराबर इतना रुपये होता है, इतने रुपये के बराबर ये मुद्रा होती है। फिक्स है, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं रोज के रोज। तो कुल मिला के आपस में शांति बनाए रखें, देश व्यापार करें और एक दूसरे की सहायता करें इसलिए संगठन बनाए जाते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 1939-44 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दुनिया ने बर्बादी देखी। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका, बर्बाद कर दिया जापान को। तो ऐसी बर्बादी दोबारा नहीं हो, इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ बना। यह लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी संगठन है। लीग ऑफ नेशंस क्या है? इसके पहले एक संगठन बना था, उसी का नाम चेंज करके यूएनओ कर दिया गया। यूएनओ के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? पहला है महासभा जनरल असेंबली, इसमें सभी सदस्य वर्तमान में 193 को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। मतलब एक ही संगठन के कई पार्ट होते हैं, तो इसका पहला जो पार्ट इसको जनरल असेंबली बोलते हैं। इसमें जितने भी देश हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं, वो सब मेंबर है इसके। 193 देश है। सुरक्षा परिषद क्या होती है? इसको सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। यह सबसे शक्तिशाली अंग, इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 तो हमेशा परमानेंट रहते हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है। ऐसे शक्तिशाली देश जो है ना, ये 5 तो परमानेंट ही रहते हैं। और जो 10 सदस्य है उनको कभी किसी को बना दिया, कभी किसी को बना दिया अस्थायी मेंबर। तो 5 तो परमानेंट रहेंगे, 10 है वो चेंज होते रहते। इस बार भारत का नंबर, इस बार पाकिस्तान, इस बार बांग्लादेश का से। सचिवालय सेक्रेटरीट बोलते हैं। यह यूएनओ का प्रशासनिक केंद्र है, जिसका प्रमुख महासचिव होता है। ये मान के चलो कि यूएनओ के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो सेक्रेटरीट कहलाते हैं, और इसका हेड को महासचिव कहा जाता है। महासचिव डिसाइड करता है क्या नियम बनेगा, कब मीटिंग होनी है। कुल मिला के यूएनओ का हेड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हैग में है। अपने डूंगरपुर के नगेंद्र सिंह इस इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जस्टिस रह चुके हैं। एक और बात बताता हूँ तुम्हें, 2 आदमियों के बीच में झगड़ा होता है ना, तो सेशन कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जो राज्यों के बीच की लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, लेकिन दो देशों के बीच की लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के कोई सीमा विवाद है तो वो केस अपने सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी चलेगा। क्यों? अपना सुप्रीम कोर्ट तो अपनी बात बोलेगा, ये ज़मीन हमारी है। तो 2 देशों के बीच में जब कोई विवाद होता है तो वो विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चलता है। नीदरलैंड एक देश है, उसमें हैग नाम का एक शहर है, उसके अंदर वो न्यायालय है। डूंगरपुर के नगेंद्र सिंह इस न्यायालय में जस्टिस रह चुके हैं। इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC, यह विकास और कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान देती है। विकास और कल्याणकारी कार्य क्या हुए? गरीबी हटाना, शिक्षा बढ़ाना, कुरीतियों को नष्ट करना, पर्यावरण संरक्षण। ये क्या है? आर्थिक सामाजिक परिषद है। न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल, वर्तमान में निष्क्रिय, इसको बंद जैसा कर दिया गया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि सुरक्षा परिषद और वीटो ये क्या होता है। वीटो पावर के बारे में 2 चीज़ मैं बताता हूँ। वीटो का मतलब होता है मत डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, इसको वीटो पावर कहते हैं। सिंपल शब्दों में बताऊं, घर में जैसे 5 मेंबर है और वो कहाँ बैठे हैं? बैठक में बैठे हैं, वो एक टीवी चैनल देख रहे हैं, टीवी चलाई उन्होंने और वो टीवी देखना चाहते हैं।
4 आदमी चाहते हैं कि ये चैनल चलना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा बच्चा भी बैठा है वहाँ पे, वो भी उसका मेंबर है उन सदस्यों का, वो कहता है ये नहीं चलेगा, छोटा भीम चलेगा। तो फिर वो चैनल अब जो चला रहे हैं ना 4, वो नहीं चल पाएगा, अटक गया मामला। इसका मतलब ये हुआ कोई भी कानून, कोई भी आदेश पारित हुआ तो यदि किसी देश को वीटो पावर मिला हुआ है, मतलब उसको उस कानून, उस फैसले को रोकने का अधिकार, इसको वीटो पावर कहते हैं। जैसे ये सारे विद्यार्थी तुम बैठे हुए पिकनिक चलेंगे, साहब ने कह दिया है कि हम तो कहाँ चलेंगे, चित्तौड़गढ़ चलेंगे। एक विद्यार्थी कहता है नहीं मैं तो जैसलमेर जाऊंगा, तो काम अटक गया। हर आदमी को वीटो पावर है काम अटकाने का। देखो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य P5 कहते हैं उनको। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन परमानेंट मेंबर है, इनको कोई हटा नहीं सकता। अमेरिका का नाम तो सबसे पहले आया, फिर रूस का शक्तिशाली देश है, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये शक्तिशाली देश है, ये तुम उनको हटा ही नहीं सकता, ये तुम उनको मतलब हमेशा रहते हैं। यदि कोई एक स्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ वीटो कर देता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। वही बात बताई, कोई कानून बना कि इन सुरक्षा परिषद, जो सुरक्षा परिषद है, इसने मान लो एक आदेश पारित किया कि वो जो देश है उसके अंदर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, कुछ हो रहा है, चलो उस देश के अंदर ये एक्शन उठाते हैं। 4 देश एक तरफ हो गए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, क्या भाई ये काम होना चाहिए, लेकिन चाइना कहता है ये काम नहीं होना चाहिए, तो फिर वो काम नहीं होगा। कुल मिला के एक आदमी के कारण ही वो जो फैसला है वो निष्क्रिय हो जाए, इसको वीटो पावर कहते हैं। 2 एग्जाम्पल दिए, एक चित्तौड़गढ़ जाने का, दूसरा छोटे बच्चे का चैनल चेंज करने। सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग। 1992 के बाद से भारत और कई अन्य देश परिषद के विस्तार की मांग कर रहे हैं। सुधार के मुख्य आधार क्या है? सुरक्षा परिषद में 15 ही सदस्य हैं, जबकि देश 192 है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 सदस्यों में भी 5 सदस्य परमानेंट है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं ना कि पूरे विश्व में इन 5 देशों की चलती है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, रूस, ये परमानेंट मेंबर है। तो मतलब ये देश कहेंगे वही काम हो जाएगा संसार में। अब इसी गारंटी कौन लेता है ये जो देश करेंगे वो सही करेंगे? यदि इस लिस्ट को और आगे बढ़ा दिया जाए ना कि भाई इसमें 50-60 देश हो जाए, तो सबका तो नंबर आ जाए, और किसी एक देश के ऊपर जाति न हो, उसके अधिकारों का हनन नहीं हो, वो देश अपना वीटो पावर यूज कर सके। एक घर में 50 आदमी है, 5 की चल रही है, तो 45 जो है ना वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं, यार हम भी घर के मेंबर हैं, एक ही दादा की संतान है, लेकिन इन 5 की चल रही है, हमारी नहीं चल रही, क्यों? तो महिलाओं को और पुरुषों को और परिवार के मेंबर को बुरा लगता है, ऐसे इन देशों को बुरा लगता है जो इसके मेंबर नहीं है। तो क्या है कि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। भाई कहावत छोड़े, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये तो हो रहा है। पैसे वाले देश इसके मेंबर, गरीब आदमी कोई है ही, गरीब देश है ही नहीं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऐसे कोई देश है ही नहीं इसके अंदर। तो क्या गारंटी है कि वो जो नियम वगैरह बना रहे, आदेश दे रहे हैं, वो गरीब विकासशील देशों के हित में दे रहे हैं, अहित में दे रहे हैं? वीटो शक्ति की समीक्षा की जाए तो वीटो पावर को रीडिफाइन करना चाहिए कि वीटो है क्या। संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण एजेंसियां, ध्यान देना, जैसे परिवार में ब्याह होता है ना, तो जिस लड़की की शादी है तो उसका बाप तो एक ही होता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। और मान लो पैसा भी उसी बाप का लग रहा है, लेकिन उस पूरी शादी को संभालने के लिए वो अकेला बाप ही घूम रहा है क्या? काका, ताऊ, मामा, फूफा सब आते हैं उस ब्याह में। क्यों आते हैं? सब अलग अलग काम है सबके। फूफा जी को छोड़ के सारा आदमी काम करता है ब्याहों के अंदर, वो रूठा हुआ डोलता है इधर उधर पिंटिया की तलाश में। असलियत है। बात भरने का सिस्टम लागू किया हमारे प्राचीन समय से। ये कोई रिवाज नहीं, ये आवश्यकता है। आवश्यकता ही रिवाज बन जाता है।
किसी महिला के लड़की की शादी है तो बैंक से लोन लेते, वो लोन देना पड़ता है कि नहीं, ब्याज भी लगता है। लेकिन रिवाज बना दिया परिवारों में, समाज में, जिस लड़की की शादी है उसके माँ बाप हाथ लेके आएंगे। मान लो 1 लाख डाला, 10 लाख डाले, 10,000 डाले, जो भी उनकी हैसियत है, वो पैसे मामा को दोबारा देते हैं 6 महीने बाद? नहीं देते। तो बैंक में और मामा में फर्क हुआ कि नहीं, बाद में और लोन लेने में फर्क है कि नहीं? तो क्या बात सिस्टम बुरा है कि अच्छा है? अच्छा ही है। जब हमारे घर में ब्याह हो और मामा बात भरे तो अच्छा ही है, लेकिन बुआ जी के 15 बेटे हैं फिर बुरा है, ऐसे होता है ना। तो मैं ऐसे कह रहा हूं, कोई ब्याह के अंदर लड़की का बाप एक ही है, लेकिन उस काम सारे वही संभालता है क्या? नहीं, कुछ काम मामा संभालता है। उसके 5 काका ताऊ है, एक हलवाई के पास बैठा है, एक टेंट वाला का कुछ लेन देन देख रहा है, एक बूढ़ा सा आदमी पढ़ा लिखा मास्टर टाइप का एक बैग टांग के पैसे के हिसाब किताब कर रहा है बावड़ी की तरह। फूफा जी मुंह फुला के उधर बैठा है, वो कोई काम का ही नहीं है, कोई काम का नहीं है वो फूफा जी। दूसरा जो काकी ताई है वो ये डिसाइड करती है किसको जुआरी देनी है, किसको नहीं देनी, क्या सिस्टम है, और कई केवल बात करने के लिए आती है। क्या, अरे देखो रोहित फलाना की लुगाई देखो, ये मुंडो गाड़ो करके रोटी खा रही। उनको क्या है, उनको तो क्या है, बकवास करनी है। तो एक ब्याह जब लोगों के सहयोग से होता है, वैसे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, इसमें एजेंसियां बनी हुई है अलग अलग काम के लिए, अलग अलग एजेंसी। जैसे इस स्कूल के अंदर परीक्षा प्रभारी कौन है? बड़े ब्राह्मण जी, क्या नाम है उनका? विश्वराज, विश्वजीत जी, जो भी है, विश्वनाथ है, क्या है, परीक्षा प्रभारी है वो? नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, लगते तो नहीं है। लगने तो मैं ही मास्टर नहीं लगता, उनको छोड़ दो। ये बात तुम्हारी, चल ठीक है। तो वो परीक्षा प्रभारी है। एडमिशन जब होते हैं तो उस समय डायरेक्टर सर मौजूद रहते हैं, क्योंकि उनको ढंग से हैंडल करना आता है, उनको भी है। सांस्कृतिक जब कार्यक्रम होते हैं तो वो कौन सी मैडम है? क्या नाम? जो भी है सांस्कृतिक प्रोग्राम वो मैडम संभालती है, मैंने फील किया है। तो एक स्कूल के अंदर अलग अलग जो काम अलग अलग नहीं संभाल रहे क्या? अरे साफ सफाई काम भाई जी नहीं संभाल रहे क्या? गाड़ी लाने ले जाने काम डायरेक्टर जी के जो भाई हैं वो संभाल रहे हैं, अरे नहीं संभाल रहे क्या? तो ऐसे ही पूरा विश्व के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके एजेंसियां अलग अलग काम संभाल रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यूएनओ के अंतर्गत कई विशेष संस्थाएं काम करती हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखती हैं। ध्यान दें, पहला यूनेस्को, इसका जिक्र बहुत बार होता है। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देता है। अरे कई ऐसे देश है जहाँ स्कूल ही नहीं है, पढ़ाई नहीं है, विज्ञान नहीं है, सब बर्बाद हो रहे हैं। वहां स्कूल खोलते हैं, वहां पे उन बच्चों को दोपहर के अंदर खाना खिलाते हैं, मिड डे मील। सुना है सिस्टम? घूगरी बांटते हैं डिटो स्कूलों में, सरकारी में। नहीं जानते तुम? अरे चावल गेहूं को उबाल के खिलाते हैं बच्चों को, पोषण तत्व होते हैं उनके अंदर। अच्छा, पहला यूनेस्को, दूसरा कौन सा? यूनिसेफ, जो बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कार्य करता है। कई ऐसे देश है ना जहां पे एक महिला के 10 टावर हो रहे हैं, होते जा रहे हैं नॉन स्टॉप। कारण क्या है? एक तो वहां पे टेम्परेचर ऐसा है कि वो जनसंख्या को बढ़ावा देता है टेम्परेचर।
अरे जो बताओ, जिन देशों में ज्यादा सर्दी होगी ना वहां पे बच्चे पैदा कम होंगे, और जिन देशों में नए सर्दी नए गर्मी ये जनसंख्या वृद्धि के लिए अनुकूल होता है, तो ऐसे देशों में जनसंख्या बढ़ती जाती है। अब ये बताओ, एक महिला के 10 टावर है, वो उनका कैसे पालन पोषण करेगी? ऐसे टावर होते हैं ना, चिंगड़ मिंगड़ टाइप के होते हैं, मतलब इनमें कोई पोषक तत्व नहीं खाते, और ये ऐसे टावर सा बन जाता है इनका, ऐसे छोटा छोटा बड़ा 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 से लक्षण दिखते हैं उनमें लगी। हाँ, हड्डियां ही दिखती है उनके, एक्सरे करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बालकों के पोषण के लिए यूनिसेफ काम करता है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्वास्थ्य समस्या की निगरानी, जैसे कोरोना फैला था, कोरोना में कई देशों के पास वैक्सीन नहीं थी, WHO ने उसका क्या किया था, व्यवस्था की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर यूनियन, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। जैसे कोई देश है और उस देश के अंदर कोई कर्मचारी 18 घंटे काम कर रहा है, जोखिम भरा, सैलरी उसको कम मिल रही है, या उस फैक्ट्री में जो श्रमिक को निकाल दिया, या दुर्घटना हो गई जो कुछ नहीं दिया, ऐसा व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से अपनी बात को वर्ल्ड के सामने रख सकता है। IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। अरे परमाणु जो ऊर्जा है अपने आप में, परमाणु से परमाणु बम बना के किसी देश को बर्बाद भी किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करके हम औद्योगिक विकास भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है ना कि परमाणु का किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। आगे देखते हैं, वैश्विक आर्थिक संगठन। अब हम देखते हैं कि इस पूरे संसार में कौन से ऐसे संगठन है जो व्यापार वगैरह को नियंत्रित करते हैं, समायोजित करते हैं। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक बोलते हैं। अरे जैसे मान लो एक आदमी है, वो SBI बैंक से, PNB वगैरह से लोन ले सकता है, लेकिन कोई देश है वो लोन किससे लेगा? तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो बैंक उसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तो देश उसमें जाके लोन लेते हैं, देश भी लोन लेते हैं। यह विकासशील देशों को मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के लिए ऋण प्रदान करता है, ऋण चुका देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता, आर्थिक संकट के समय देशों को मदद करता है। कई बार क्या है, देशों में युद्ध हो जाता है, महामारी अकाल पड़ जाता है, तो वो क्या आर्थिक रूप से टूट जाता है। तो ऐसे टूटे हुए देशों को दोबारा पुनर्स्थापना के लिए IMF काम करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब पैसे देता है उनको। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, तो नियमों की बनाता है, उनकी व्याख्या करता है, और उनके जो टैरिफ है, उनके जो आपस में जो भी विवाद है वो सुलझाता है। यह वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारण करता है। 1995 में GATT के स्थान पर बना था। 1995 में इसको GATT कहते थे, उसके बाद में इसको WTO कहने लगे। अब देखते हैं मानवाधिकार और सुरक्षा संगठन, इसके बारे में थोड़ी चीज़ बताता हूँ। मानवाधिकार जो है ना, वो बहुत बड़ा शब्द है एक अपने आप। कैसे? जैसे मान लो किसी आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया, बिना उसका नाम लिखे 2 दिन पुलिस थाने में रखे और मारपीट के छोड़ दिए, ये इलीगल है। नियम ये बनता है, किसी आदमी को अरेस्ट किया तो सबसे पहले उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। 24 घंटे तक उसको हाथ नहीं लगा सकते, मजिस्ट्रेट सजा देगा, उसके बाद रिमांड करना है, जो भी करना है करो। 24 घंटे के अंदर नहीं पेश किया तो पूरा थाना सस्पेंड हो सकता है। ये मानवाधिकार है आपका। दूसरा, कोई आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा,
तो वो मानवाधिकार आयोग जाके अपनी बात रख सकता है कि मैं इंसान हूँ, मेरा पढ़ने का अधिकार है और मेरे को माँ बाप नहीं पढ़ा रहे, तो उसको व्यवस्था सरकार करेगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल यह एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच यह भी मानवाधिकारों के उल्लंघन पर शोध और वकालत करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता मतलब क्या निकला? आज संसार है ना एक ध्रुवीय हो गया है। 1992 तक दो ध्रुवीय था, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस, तो संसार दो ग्रुप में बटा हुआ था। दो ध्रुव देश में फिर भी बचाव हो जाता है, क्योंकि एक देश किसी का एक का दोस्त बन जाए तो दूसरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये दोस्त काम का नहीं है, दूसरे का दोस्त बन जा। दो शक्ति है रूस और अमेरिका में, किसी का दोस्त बन जा बचाव हो जाएगा। लेकिन 1992 में रूस का पतन हो गया, रूस कई टुकड़ों में टूट गया, यूएसएसआर। अब एक ही देश बचा, कौन सा? अमेरिका। अमेरिका की प्रभाव में बहुत सारे देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत बड़ा महत्व है इस अमेरिका का। तो ये विकासशील देश इन शक्तिशाली देशों के चुंगल में नहीं फंसे, इसलिए यूएनओ काम करता है। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बन गया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यूएनओ अमेरिका पर अंकुश लगा सकता है? चुनौती, अमेरिका यूएनओ को सबसे अधिक बजट देता है, इसलिए उसका प्रभाव अधिक है। यूएनओ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क अमेरिका में। सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका देता है यूएनओ को, और उसका हेड ऑफिस अमेरिका ही देश में है। तो ये प्रभावित करने वाले कारक है, अमेरिका की शक्ति और वर्चस्व को बताते हैं। प्रासंगिकता, इसके बावजूद यूएनओ एकमात्र ऐसा मंच है जहां शेष विश्व के देश अमेरिका की नीतियों पर चर्चा कर सकते हैं और उस पर नैतिक दबाव बना सकते हैं। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत के यूएनओ से क्या रिश्ते हैं, क्या पॉलिसी है? भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य रहा है, मतलब जिस दिन 15 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था, उसका मेंबर भारत था। भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्वपूर्ण होना चाहिए। 5 सदस्य इसके सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्थायी है, 10 अस्थायी। तो क्या ये 5-10 सदस्य डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या होना है? भारत कहता है इस लिस्ट को और आगे बढ़ाओ। भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। भारत ने यूएनओ के शांति अभियानों में सबसे अधिक सैनिक भेजे। जहां कहीं किसी देश के अंदर आतंकवाद हो रहा है, सरकारें गलत कर रही हैं, यूएनओ ने जब जब सेना मांगी भारत से भारत ने भेजा। अंतर्राष्ट्रीय निष्कर्ष क्या निकला इस पाठ का? अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूर्णतः दोषमुक्त नहीं है, लेकिन उनके बिना दुनिया और भी अधिक असुरक्षित हो जाएगी। ये संगठन देशों के बीच संवाद का एक सेतु प्रदान करते हैं, जिससे बड़े टकरावों को टाला जा सकता है। मतलब पूरे विश्व में शांति, एकता, भाईचारा, विकास सब बनाए रखते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन।